उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रविवार को गौतम बुद्ध नगर के धूम मनिकपुर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के शिक्षक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यह जानकारी हमें एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि रविवार को इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी, सांसद व पूर्व मंत्री गौतम बुद्ध नगर होंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष विजय भाटी जी, दादरी के विधायक तेजपाल नागर जी, सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ उमेश द्विवेदी, डॉक्टर यदवेंद्र सिंह, अनिल श्रीवास्तव, हरिशंकर गंगवार जो सह संयोजक हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के शामिल होंगे। इस वजह से कार्यक्रम आरंभ होगा। भूमानपुर में दादरी बाईपास पर कृष्ण माधव चौक वहीं पर एक कार्यक्रम है। उसके सामने उत्सव पार्क है, वहाँ पर कार्यक्रम है और वहीं पर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रहेगा। उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में जो हमारे शिक्षकों की कठिनाइयाँ हैं उनसे सरकार अवगत हो, जो उनकी मांगें हैं उनके बारे में उनको नज़दीक से जानकारी मिले और सरकार में जो कुछ शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, तो वो अपनी इस कालखंड की उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे कि हमने शिक्षा क्षेत्र में ये काम किया। जो इस क्षेत्र में सुधार हुए हैं उनके बारे में वही अवगत कराएंगे तो अच्छा रहेगा। पॉलिसी बनाई है, उनकी शिक्षकों की जो मांग आएगी उनको कुछ उस पर डिसीजन ले पाएगी, ऐसा कुछ संभव तो लगता है कि क्या घोषणा पत्र का पार्ट बनेगा या नहीं? ऐसा कुछ चीज़ें तो उसकी स्पष्टता बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा, कि जो अभी हमारे पास समय है तो उसमें हम किन किन चीज़ों को हल कर सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ें हम हल कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन चीज़ों को लेकर मन में कहीं उनके उद्विग्नता है या प्रश्न आते हैं मन में, तो उनमें से हम क्या क्या हल कर चुके हैं या हमें करने हैं, उनके बारे में भी जानकारी हमें स्पष्टता हो जाएगी। और अभी हमारे पास समय है, उनमें हम जो जो चीज़ें कर सकते हैं हम करें। एक जिम्मेदार व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है, तो ये नहीं है कि भाई हम ये कहेंगे साहब ठीक है जो मांगे हैं उन्हें हम पहुँचाएँगे करेंगे। वो स्वयं जिम्मेदार हैं निर्णय लेने में सक्षम, तो वो जहाँ तक संभव हो जाए वो समयानुसार। कोई दो राय नहीं कि हमारे चुनाव में पहले केवल इंडियन कॉलेज के और राज्य के शिक्षकों के ही वोट बनते थे। हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई, निर्वाचन आयोग को लेकर दिया। आप लोगों को ध्यान में होगा कि 18 अक्टूबर 2019 को निर्वाचन आयोग ने एक निर्णय लिया था कि जो वित्तविहीन के शिक्षक हैं ये अंशकालिक शिक्षक हैं, अतः इनका वोटिंग राइट नहीं हो सकता, उनका वोटिंग राइट समाप्त कर दिया। हम लोगों के आग्रह पर हमारे डिप्टी सीएम साहब दिनेश शर्मा जी ने निर्वाचन आयोग को लिख दिया था कि ये शिक्षक भी चूंकि पूरा सत्र पढ़ाते हैं, चुनाव में भी इनकी परीक्षाओं में भी इनकी ड्यूटी लगती है, कॉपी चेकिंग में भी इनकी ड्यूटी लगती है, तो आता है इन्हें पूर्ण शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। उसी हिसाब से इन्हें ट्रीट किया जाए, इनका वोटिंग राइट बहाल हो। तब जाकर 24 अक्टूबर 2019 को वोटिंग राइट बहाल हुआ था। तो सबका वोटिंग राइट बहाल करने का काम है हमारी सरकार ने किया और इसी हेतु से किया था कि इनकी सहभागिता और भागीदारी बढ़े और इनके चीज़ों को हल करने के लिए हम लोगों के नज़दीक और वार्तालाप और संपर्क बने। तो उसी नाते से ये वोटिंग राइट बहाल किया गया। अन्य भी जो उनके बारे में हमारा चिंतन है वो मैं चाहता था कि 12 तारीख को भाई साहब भी आप लोगों को बताएं कि हम उन शिक्षकों के लिए क्या कर रहे हैं और आगे और क्या कर रहे हैं। नियामक संस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम किया है। शिक्षकों का वेतन उनके अकाउंट में जाए और उनको सीधे मिले, वित्तविहीन के शिक्षकों को भी उसका भी प्रबंध किया जा रहा है। तो यथासंभव उनके हितों का संरक्षण हो, इसका हमारा प्रयास है। और जहाँ कहीं कोई ऐसी शिकायतें मिलेंगी तो उनका समाधान करने के लिए हम लोग हैं, शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के बीच में हैं, वो लोग बताएंगे तो उसका हल कराया जाएगा। कोरोना काल में कल तो मेरे वालों को बता दूँ कि पहले ये व्यवस्था थी कि चुनाव के दौरान जिन कर्मचारियों की या शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी निभाते हुए मृत्यु होती थी उन्हीं को मॉर्चरी मिलता। हमारी सरकार ने ये प्रावधान किया। आपको ध्यान होगा चुनाव आयोग की जो पैरामीटर्स हैं, जो उसकी गाइडलाइंस हैं, जो उसकी उनका एक्ट है,
उसमें केवल चुनाव ड्यूटी निभाते समय मृत्यु पाए हुए लोगों को मुआवजा मिलता है, 3 लाख रुपये। इस नाते पूरे प्रदेश में केवल 3 की संख्या निकल कर आई। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे योगी जी ने प्रावधान किया कि उस बीच लोग जो चुनाव ड्यूटी निभाते समय संक्रमित हो गए और उस संक्रमण के बाद उनकी मृत्यु हुई, तो उनको भी उसी श्रेणी में शामिल करते उनको 30 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया। कोरोना का दुष्प्रभाव सब पर पड़ा है, बच्चों पर भी पड़ा है, सब सेक्टरों पर, सब रोजगारों पर पड़ा, लेकिन शिक्षा सेक्टर से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। बच्चे भी प्रभावित हुए, विद्यालय भी प्रभावित हुए, शिक्षक भी प्रभावित हुए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बार बार आवाज़ उठाई और विद्यालय खुलवाए। विद्यालय खुले हैं, धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होने लगी हैं। सब प्रकार की, सब श्रेणियों के विद्यालय खुल गए हैं, हायर एजुकेशन के भी, माध्यमिक शिक्षा के भी और प्राथमिक के। अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और जो लोग बेरोजगार हुए थे उनको रोजगार, उनका पुनः बहाल होना शुरू होगा। ऑनलाइन करें, चाहे वो प्राइमरी के शिक्षक हों, चाहे वो माध्यमिक के हों, चाहे वो राजकीय हों, सबके ट्रांसफ़र ऑनलाइन हुए, सब शोषण समाप्त करने का काम किया गया। और यहाँ तक कि जो स्थानीय स्तर पर नियुक्तियाँ माने, जैसे किसी का दादरी ब्लॉक में है कोई शिक्षक प्राइमरी का, उसको जेवर ब्लॉक में जाना है, या वो दूसरे जिले से अंतर जनपदीय उसका ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी नियुक्ति होनी है, तो ब्लॉक तक का ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन हुआ है। जहाँ पर वैकेंसी है, जहाँ जो शिक्षक डिजर्व करता है, उनकी गाइडलाइंस बनाई, जो विधवा हों या परिवार उनका यहाँ रहता हो या उनको पारिवारिक कठिनाइयाँ हैं, उन सबके अंक तय करते हुए पारदर्शी तरीके से उनको ट्रांसफर किया। नियुक्तियों में पारदर्शिता लाई गई। आपने देखा होगा 1.25 लाख से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती हुई, 10,000 से ज़्यादा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हुई, राजकीय शिक्षकों की भर्ती हुई है, उनके प्रमोशन हुए, ट्रांसफर हुए, नियुक्तियाँ हुई हैं। एक जगह बता दीजिए किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हो। जितनी पारदर्शिता इस सरकार में आई है, और विशेषकर डिप्टी सीएम साहब के प्रयास से, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सब चीज़ों को ठीक किया। मुख्यमंत्री जी ने एक एक बात पर ध्यान दिया है। जो किसी भी प्रकार का कोई एक ट्रांसफर आप ऐसा बता दीजिए जो किसी की सिफारिश से हुआ, सब ऑनलाइन अंकों के आधार पर हुए। और नियुक्तियाँ, पोस्टिंग 5 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स इस सरकार ने दिए हैं। उनमें एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो किसी विधायक की सिफारिश से या किसी व्यक्ति की सिफारिश से या किसी लालच से किसी की पोस्टिंग हो गई हो, नियुक्ति हो गई हो। पारदर्शिता के साथ ही सरकार चलाई गई है। और आपने देखा होगा सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम में अभी और भी बदलाव की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी थोड़ी दिक्कत है। संवैधानिक व्यवस्थाएं रहती हैं जिनके कारण से बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते। अब की जा रही है, जैसे हमने अभी माध्यमिक शिक्षकों को जो ऑनलाइन एक बार वो अपने जॉब का ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो उसका अवसर दिया। उन्होंने वो आवेदन किए क्रेडिट कॉलेज के शिक्षकों ने, लेकिन हाई कोर्ट में अटक गया, लोग हाई कोर्ट चले गए, अटक गया, उसने रोक लगा दी। 7 तारीख तक रोक लगेगी, अभी कोई उसका क्लियर नहीं हुआ, उसमें क्या आगे करना है। तो इस चीज़ें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। उन्होंने सबको अवसर दिया है कि जहाँ उन्हीं के जगह आरक्षण हो, वहाँ पर उन्हीं के सब्जेक्ट की पोस्ट खाली हो और मैनेजमेंट की NOC हो। हमने तो यहाँ तक किया कि दोनों पहले दोनों तरफ के मैनेजमेंट की NOC लेनी पड़ती थी। अब ये कर दिया कि जिस मैनेजमेंट में जिसमें आप नियुक्त है, केवल नियोक्ता आपको NOC दे देगा, तो आपको खाली वाले की आपको NOC की जरूरत है। अब नियोक्ता की आप कहोगे नियोक्ता की NOC की क्यों जरूरत है? वो इसलिए कि यदि मान लीजिए कला का सब्जेक्ट दूसरी जगह खाली है, मैं यहाँ टीचर हूँ, मैं यहाँ से वहाँ चला गया और यहाँ पर कला का टीचर नहीं बचा, तो फिर इस विद्यालय का क्या होगा? तो इसलिए यहाँ का प्रबंध तंत्र, यहाँ का प्रिंसिपल वो NOC लिख कर देंगे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यदि इनका स्थानांतरण पता जगह हो जाता है, तो उसका आधार पर किया है।